हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में यूनिट 6 को हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप के बेसिस पे कंप्लीट किया है। आज की क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 7 पे चलेंगे और चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हुए ही सारी बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप जान लें यूनिट 7 जो है वो आपका क्या है। तो यूनिट 7 के अंदर आपको पढ़ना है करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो करंट चैलेंजेस हैं जो इंडिया फेस कर रही है उससे रिलेटेड है आपका ये यूनिट। और इस यूनिट के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है पॉवर्टी। पॉवर्टी को लेकिन हम आज एमसीक्यू टाइप में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम उसके आगे जो अगला जो टॉपिक है विच इज़ रूरल डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 2 आप कह सकते हो। चैप्टर 1 पॉवर्टी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज उसको हम लोगों ने शॉर्ट में एक बारी डिस्कस किया है। जैसा आप कहोगे एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो मैं उसके भी क्वेश्चंस के लिए आपको एक क्लास दे दूंगी। फिलहाल हम यूनिट 2 चैप्टर 2 पे चलेंगे विच इज़ रूरल डेवलपमेंट। क्योंकि रूरल एरियाज़ का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है या पैटर्न है वो अभी भी बैकवर्ड है, जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी को इससे रिगार्डिंग काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और हमारा जो आज का क्लास होगा वो रूरल एरिया के डेवलपमेंट से रिलेटेड ही होगा। सो इसमें हम बेसिकली रूरल एरियाज़ के प्रॉब्लम्स, उससे जुड़े हुए समाधान और भारतीय सरकार के द्वारा किए गए उपायों के तौर पर पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। And the question is rural credit and development of top institute is सबसे पहला ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी रूरल बैंक, ऑप्शन सी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड रिफंडिंग कॉरपोरेशन, and option D which is नाबार्ड। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो है रूरल एरियाज़ में जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है, ग्रामीण क्षेत्रों में साख की सुविधा, क्रेडिट मींस बेसिकली जो लोन फैसिलिटीज़ है और उसका मेन उद्देश्य है रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट को प्रमोट करना। तो इस काम को करने के लिए जो टॉप इंस्टीट्यूशन है या टॉप इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है वो आपसे पूछा जा रहा है। और उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री भी बोलते हैं। और ये क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो देश का केंद्रीय बैंक है। ये ऑप्शन गलत है फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट और क्रेडिट रिलेटेड टॉप इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। आरबीआई होल कंट्री का टॉप इंस्टीट्यूशन है फॉर दिस क्रेडिट एंड डेवलपमेंट पर्पस के हिसाब से। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखें रूरल बैंक, तो देखो रूरल बैंक जो है वो बिल्कुल लोन वगैरह देता है रूरल एरियाज़ के लोगों को और डेवलपमेंट रिलेटेड काम भी करता है, लेकिन ये टॉप इंस्टीट्यूट नहीं है, ये पार्ट है, टॉप इंस्टीट्यूट का पार्ट है। इसके थ्रू ग्रामीण क्षेत्रों तक साख की सुविधाओं को पहुंचाया जाता है, क्रेडिट फैसिलिटीज को ट्रांसमिट किया जाता है। तो टॉप इंस्टीट्यूशन ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड रिफंडिंग कॉर्पोरेशन, अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट अ टॉप इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन सी भी गलत जवाब। ऑप्शन डी विच इज कॉल्ड नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म आप जरा जान लेंगे, विच इज नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है,
National Bank for Agriculture and Rural Development, and option D is the right answer for this question because NABARD जो है वो टॉप इंस्टीट्यूट है रूरल एरियाज के डेवलपमेंट एंड क्रेडिट रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को रूरल एरियाज में पहुंचाने की जो पूरी की पूरी क्रेडिट है या जो काम है वो इसी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी नाबार्ड इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल पर चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट लोन्स टू फार्मर्स। फॉलोइंग ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके और आपसे पूछ रहा है कि इन ऑप्शंस में बताइए उसके बारे में जो कि डायरेक्टली गरीब किसानों को या गरीब भी नहीं तो किसानों को लोन नहीं देते हैं। ऑप्शन ए है नाबार्ड, नाबार्ड का तो काम है लोन देना, फार्मर्स को ही लोन देना इनका काम है, तो वो इसका आंसर जो है देखते हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिलहाल तो पहले सारे ऑप्शंस हम देखेंगे। रीजनल रूरल बैंक ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन डी है प्राइमरी एग्रीकल्चर। देखो डिपेंड करता है सही जवाब ना कि ऑप्शंस क्या क्या दिए। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको मैंने बहुत बार बोला है कि एग्जैक्टली करेक्ट आंसर जो है वो हो ही नहीं सकता है बिकॉज क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। लेकिन हाँ क्लियर तब बन जाते हैं जब आपके ऑप्शंस जो हैं वो दिए हुए हों, तो ऑप्शंस के हिसाब से आपको आंसर करना होता है। एंड द क्वेश्चन इज़ कि इनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो किसानों को डायरेक्ट लोन नहीं देता है, कि मतलब आप उस इंस्टीट्यूशन के पास गए और वहीं से लोन मिल गया, तो ऐसा कौन सा वाला नहीं है कि ऐसा जहां पर नहीं होता है। ऑप्शन ए है नाबार्ड, इसको रोक के रखो, अगले ऑप्शन पे बढ़ो। ऑप्शन बी है कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक से किसानों को लोन मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर वो इंस्टीट्यूशन जो ऐसा नहीं करता है वो पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी तो सही नहीं है। ऑप्शन सी रीजनल रूरल बैंक्स भी नहीं होगा बिकॉज आरआरबी का तो काम ही है डायरेक्टली लोन्स प्रोवाइड करना टू द फार्मर्स, और इन्हीं के थ्रू तो नाबार्ड जो है वो पैसे किसानों तक पहुंचाता है। ऑप्शन डी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, दिस इज ऑल्सो नॉट दैट इंस्टीट्यूशन जहां से डायरेक्ट लोन फार्मर्स को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट लोन मिलता है। प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ध्यान से बात समझेंगे। सवाल है कि वैसा इंस्टीट्यूशन जहाँ से किसानों को सीधा सीधा लोन उनको नहीं मिलेगा, उनके हाथों को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वैसे इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो सही जवाब आपको पता लग चुका है, ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड। नाबार्ड डायरेक्टली लोन नहीं देता है, लेकिन हाँ नाबार्ड जो है वो उसको रेगुलेट करता है और इनडायरेक्टली लोन्स जो है वो प्रोवाइड कराता है टू द फार्मर्स। काम वही कर रहा है बट डायरेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे आरबीआई सारे बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, फंड प्रोवाइड कराता है ज़रूरत पड़ने पर और उनको रेगुलेट करता है, तो है वो कहीं ना कहीं देश के लिए। लेकिन अगर मैं चाहूँ डायरेक्टली जाकर आरबीआई से मैं अकाउंट खुलाना, तो ये मैं नहीं करा सकती, ये मैं कमर्शियल बैंक में ही करा पाऊंगी। तो इस तरह से हेड का काम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना नहीं है, वो इनडायरेक्टली काम करता है। तो रूरल एरियाज में यही काम नाबार्ड के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है when was NABARD constituted? ठीक है, ऑप्शन ए 12th of July 1982, ऑप्शन सी 12th of June 1982, ऑप्शन बी 12th of July 1983, and option D 12th of June 1985। सवाल बड़ा सीधा सा है कि ये जो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 12 जुलाई 1982 को ये कंस्टिट्यूट किया गया है, इसकी स्थापना हुई है। सो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बाकी के ऑप्शंस आप देखो कैसे कंफ्यूज करने के लिए किए हुए हैं। 12th हर जगह पर है,
एक जगह पर और 1982 है, लेकिन जुलाई नहीं है, यहाँ पे जून है, इसलिए ऑप्शन सी नहीं है। 12th यहाँ पर है, जुलाई भी है, लेकिन 1983 यहाँ पर है, 1982 नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे 12th है, 1985 और जून, ये दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन डी गलत। ऑप्शन ए सही, याद रखें। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से की गई थी, और उस समय से लेकर आज तक नाबार्ड जो है वो रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट पे काम करता आया है। अगले सवाल पर बढ़ेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफॉर्म्स इन ए कंट्रीज मॉनेटरी एंड बैंकिंग policies is known as option A agricultural reforms, option B political reforms, option C फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, या फिर ऑप्शन डी विच इज रिलीजियस रिफॉर्म्स। ठीक है, ऑप्शंस से पहले क्वेश्चन समझेंगे ज़रा। बोलता है कि जो इंडियन इकोनॉमी में रिफॉर्म किया गया, सुधार किया गया कंट्री के अंदर, मॉनेटरी एंड बैंकिंग पॉलिसीज़ के अंदर, मतलब देश में मौद्रिक रूप से, मतलब पैसों से संबंधित, और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। मेन फोकस देखो पैसा और बैंक है ना, मनी एंड बैंकिंग की बात हो रही है। तो मॉनेटरी एंड बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ थी देश के अंदर, उन पॉलिसीज़ में जो रिफॉर्म किया गया है उसको क्या कहते हैं, या वो किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल रिफॉर्म, वित्तीय सुधार कहा जाएगा उसको, क्योंकि फाइनेंस का मतलब ही हुआ पैसा, मनी एंड बैंकिंग रिलेटेड। तो ये एक ही टाइप के टर्म है, इसलिए द रिफॉर्म जो किया गया है कंट्री के अंदर पैसा और बैंक से संबंधित पॉलिसीज़ में सुधार, वो किस तरह का सुधार कहलाएगा, तो वो फाइनेंशियल सुधार कहलाएगा। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म तो बिल्कुल नहीं, पॉलिटिकल रिफॉर्म बिल्कुल नहीं, रिलीजियस मतलब धार्मिक सुधार भी बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए आगे बढ़ें, और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहता है किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम रूरल एरियाज़ में किसानों को लोन की सुविधा आसान तरीके से पहुंचाने के लिए भी एक और योजना लाई गई थी, विच इज़ कॉल्ड किसान क्रेडिट कार्ड। किसानों को उधार जो है वो उनके अकाउंट में जितने, उनके खाते में जितनी रकम है उससे भी ज़्यादा वो पैसा उधार के रूप में लेकर अपने काम को कर सकें, इस तरह की सुविधा देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लाया गया था। और किसान उसमें अलाउड थे पैसों को उधार के रूप में लेने के लिए, जहाँ पर उनके लिए ब्याज की दरों को, इंटरेस्ट रेट को काफ़ी कम रखा गया था। तो सवाल है कि वही जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है ये कब आया था, इसकी शुरुआत कब करी गई थी। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है वो आया था आपका 1998 से 1999 में। याद रखिएगा, ये डेट वगैरह वाला जो टॉपिक है ना, इसको आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें कुछ और बात है नहीं। जैसे नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982 को। WTO की स्थापना कब हुई है, तो 1995 में। या किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है वो कब आया, तो 1998 से 1999 में। इस तरह से डेट वगैरह का क्वेश्चन जो है वो एक बार आप ध्यान से देखना और डेट को याद रखना। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द कॉजेज ऑफ, या द कॉज ऑफ poverty in India is option number A, limited industrialization, option number B, lack of
efficient entrepreneurs. Option number C, low rate of capital formation. And option number D, all of these. देखिए बेसिकली यहाँ पे गरीबी का जो कारण पूछा जा रहा है वो रूरल एरियाज से रिलेट करते हुए है कि इंडियन इकोनॉमी में गरीबी है, इसको डिनाई तो नहीं किया जा सकता है। तो उस गरीबी के कारण क्या है, किस वजह से देश में गरीबी है? तो गरीबी के कारणों को जब हम देखते हैं तो काफ़ी सारे रीज़न हमको यहाँ पे समझ में आते हैं। ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेन रीज़न की अगर हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से जो कारण है उनको देखें। ऑप्शन ए, लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारे यहाँ पर उद्योगों की मात्रा कम है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज्ड होते हैं, जहाँ पर कैपिटा इनकम लो होता है, जिससे उनका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो लो होता है और इससे गरीबी जैसी समस्या बढ़ती है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन है लैक ऑफ एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। हमारे देश में कुशल उद्यमकर्ताओं की कमी है, मतलब लोगों के पास पैसा होते हुए भी लोग बेहतर तरीके से बिजनेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कुशलता की कमी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एफिशिएंट नहीं है। लैक ऑफ का मतलब कम होना, ये भी एक कारण है गरीबी बढ़ने के पीछे का। अगला ऑप्शन देखो, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। देश में पूंजी का जो संचय है, पैसों को जमा करने की जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी धीमी गति से होती है, तो वो भी एक कारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विच इज़ ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे कारण हैं इंडियन इकोनॉमी में गरीबी जैसी समस्या को बढ़ाने के। चलिए अगला सवाल, डैश पॉवर्टी एक्सप्लेन्स। गरीबी के टाइप से रिलेटेड ये सवाल है और बोलता है कि कौन से प्रकार की जो गरीबी है वो इनकम में अंतर को बताती है। आय में अंतर को बताने वाली गरीबी कौन से टाइप की गरीबी है? पहला ऑप्शन रिलेटिव पॉवर्टी, दूसरा ऑप्शन एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तीसरा ऑप्शन म्यूचुअल पॉवर्टी एंड चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो देखो गरीबी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव। एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड सेकंड रिलेटिव पॉवर्टी, दो ही तरह की गरीबी मेन होती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है कि एक्चुअली कोई व्यक्ति जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है, मतलब उसके पास इनकम की कमी है जिससे कि वो अपने जीवन के सामान्य जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य, उनको पूरा नहीं कर पाता है, वैसे व्यक्ति को हम एब्सोल्यूट पुअर बुलाएंगे। रिलेटिव पॉवर्टी दूसरी टाइप की गरीबी है जिसमें हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति तुलनात्मक रूप से गरीब होता है कि मेरे पास मंथली इनकम 10,000 का है, अगले व्यक्ति के पास मंथली इनकम 20,000 का है, तो मैं उस अगले व्यक्ति से तुलनात्मक कंपैरेटिवली उससे मैं कम कमा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर गरीब कहलाऊंगी उसकी तुलना में, और जो मेरे गरीबी का प्रकार होगा, टाइप होगा, वो रिलेटिव कहलाएगा। तो रिलेटिव पॉवर्टी में हम इनकम के अंतर के आधार पर गरीबी की जांच करते हैं। अब इस तरह से गरीबी के दो प्रकार, और आ जाते हैं सवाल पर जहाँ पे कहता है कि डैश पॉवर्टी जो है किस तरह की गरीबी आपको बतलाती है आय में अंतर को। आप सवाल का जवाब समझ गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, रिलेटिव पॉवर्टी से हम इनकम के अंतर को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट नंबर of poor people is found in which state? ठीक है, ऑप्शन ए है सबसे पहला बिहार। ऑप्शंस के आधार पर आपको इसका जवाब देना होगा। ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है राजस्थान एंड ऑप्शन डी है एमपी। ठीक है, बोलता है कि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर आपको कौन से स्टेट में दिखेंगे। इंडियन इकोनॉमी में एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर पीपल आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा अवेलेबल ऑप्शंस के बेसिस पे? पहला ऑप्शन बिहार है, दूसरा ऑप्शन यूपी है, तीसरा राजस्थान है, चौथा एमपी है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज़ यूपी।
यूपी में आपको एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर पीपल की संख्या जो है वो आसानी से दिखेगी, ऐसे तो हर जगह दिखेगी, लेकिन कंपेयर करें अगर हम यहाँ ऑप्शंस में से, तो ऑप्शन नंबर बी विच इज़ यूपी, उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब होगा इस सवाल का। चलें अगले सवाल पर पहुंचते हैं, और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज गिवन VCS cycle of poverty? पहला ऑप्शन देखिए, दादा भाई नौरोजी। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने सेकंड चैप्टर से शुरुआत क्यों करी है। देखो, आप रूरल एरियाज़ के बारे में पढ़ोगे तो पोवर्टी जो है वो आपको साइड बाय साइड देखने को मिलेगी। इस तरह से हम यहाँ पर गरीबी वाले सवाल भी मतलब पोवर्टी चैप्टर रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हमने वो यूनिट या वो चैप्टर स्किप कर दिया, पहला वाला चैप्टर, और रूरल डेवलपमेंट पर हम मूव कर गए। अब सवाल सुनेंगे। कहता है कि VCS सर्कल ऑफ पॉवर्टी किसने बताया, या इस कॉन्सेप्ट को किसके द्वारा दिया गया है। पहले तो आप VCS सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बारे में सुन लो। इसका हिंदी मतलब होता है गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी का दुष्चक्र मतलब है कि कोई व्यक्ति गरीब क्यों है। एक व्यक्ति के इस कॉन्सेप्ट के अंदर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति के गरीब होने का कारण है कि वो व्यक्ति गरीब है। गरीबी ही गरीबी को बढ़ावा देती है। तो अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वो उसका स्टेट गरीबी वाला ही रह जाएगा और वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के कैटेगरी में घूमता रहेगा। कैसे? तो अगर कोई व्यक्ति गरीब है मतलब उस व्यक्ति के पास इनकम नहीं है या कम है। इनकम के कम होने से उस व्यक्ति का जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो कम है। भाई पैसा ही नहीं है तो पैसों को जमा कैसे करेगा वो, और जो करेगा वो कम ही होगा, तो कैपिटल फॉर्मेशन आपको कम मिलेगा। अब पैसा कम जमा हुआ है तो वो पैसा वो व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कम होगा। तो लो इन्वेस्टमेंट, लो कैपिटल फॉर्मेशन से लो इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट लो है तो वापस से व्यक्ति के पास इनकम कम है, और इनकम के कम आने से वो व्यक्ति स्टिल पुअर है। पुअर है मतलब इनकम कम है, इनकम कम है मतलब कैपिटल फॉर्मेशन कम है, और ये एक सर्कल चलता चला जाता है, और यही चक्र को गरीबी का दुष्चक्र कहते हैं। सवाल है कि इस कॉन्सेप्ट को किसके द्वारा दिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर रैगनर नर्क्स के द्वारा गरीबी के दुष्चक्र की चर्चा की गई है, जो कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में देखने को मिलता है। और इनके अनुसार इस चक्र को तोड़ने का उपाय है कि कोई एक बड़ा निवेश देश में अगर किया जाए तो इससे हम गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ सकते हैं और इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। अगले सवाल पर बढ़ें, और नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव पॉवर्टी is found in option A, capitalist economy, option number B, socialist economy, option number C, feudal economy, या फिर ऑप्शन नंबर डी, डेवलपिंग इकोनॉमी। देखिए, ऐसे अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 ही प्रकार होते हैं, 3 ही टाइप होता है इकोनॉमी का, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट का मतलब हो गया जहां पर देश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा हो। कैपिटलिस्ट का मतलब है जहां पर देश पूंजीपतियों के द्वारा चलाया जा रहा हो, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जहां पर इकोनॉमी को चलाया जा रहा हो। सोशलिस्ट का मतलब है जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। फ्यूडरल आपके अदर टाइप्स हो सकते हैं 3 के अलावा। फ्यूडरल में इकोनॉमी के अंदर फ्यूडल्स का कंट्रोल होता है, लेकिन ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जो कंप्लीट तरीके से सामंतवादियों के हाथ में है। फ्यूडल्स का मतलब हो गया जहाँ पर जमींदारों का काफ़ी रोल है, जमींदार हो गए, साहूकारों का काफ़ी रोल है, साहूकार हो गया या जागीरदार हो गए। इस तरह से इकोनॉमी के
इकोनॉमी को अगर इनके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है तो फ्यूडरल इकोनॉमी कहलाएगा। और डेवलपिंग इकोनॉमी आप समझ रहे हो, जो विकासशील देश है, जो विकास की प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं। बोलता है रिलेटिव पॉवर्टी मतलब तुलनात्मक रूप से गरीबी आपको किस तरह की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। इसका जो सही जवाब है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति जो है वो अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है। मेरे पास पैसा जितना है मैं उतना काम कर रही हूँ, मेरा इनकम उतना है। अब मेरे से ज़्यादा किसी के पास पैसा है, वो बंदा ज़्यादा काम कर रहा है, उसका इनकम ज़्यादा है। तो रिलेटिव पॉवर्टी जो कि तुलनात्मक रूप से देखने को मिलती है, ये आपको ज़्यादातर जो ऑप्शंस अवेलेबल थे उनके आधार पर मैं आपको जवाब बता रही हूँ, तो ज़्यादातर आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 जहाँ पर कहता है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज फाउंड इन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी आपको कहाँ मिलेगी, और ऑप्शंस जो हैं वो है सबसे पहला फ्यूडरल इकोनॉमी का, ऑप्शन बी है डेवलपिंग इकोनॉमी का, ऑप्शन सी है सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड ऑप्शन डी है डेवलप्ड इकोनॉमी। इस तरह से 4 ऑप्शंस हैं और इनमें से आपको बताना है कि किस तरह की इकोनॉमी में एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि वैसी गरीबी जहां पर लोग वाकई में गरीबी रेखा के नीचे हैं और उनके पास अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, इस तरह की गरीबी आपको डेवलपिंग नेशंस में देखने को मिलती है, फ्यूडरल इकोनॉमी में नहीं, सोशलिस्ट और डेवलप्ड में भी नहीं। डेवलपिंग इकोनॉमी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पॉवर्टी लाइन इज रिलेटेड टू, मतलब गरीबी रेखा जो है वो किस कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है, रिलेटिव पॉवर्टी से, एब्सोल्यूट पॉवर्टी से, बोलता है दोनों से जुड़ी हुई है ऑप्शन सी में, और चौथा में बोलता है दोनों में से किसी से जुड़ी हुई नहीं है। तो गरीबी रेखा का जो इस्तेमाल है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से ये जुड़ा हुआ है, रिलेटिव पॉवर्टी से लॉरेंज कर्व का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। तो पॉवर्टी लाइन इज रिलेटेड टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए फटाफट, विथ विच पॉवर्टी, कौन से गरीबी से, विथ विच पॉवर्टी इज, ये देखो सवाल आपको देखा होगा, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन associated with, ऑप्शन ए सही, वही आपके सारे सवाल हैं, ऑप्शन है एब्सोल्यूट, रिलेटिव, ऑप्शन सी कहता है बोथ, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, बोलता है कि कौन से गरीबी में से हम इनकम के अंतर और उसके वितरण में अंतर को देख पाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज़ रिलेटिव पॉवर्टी। आपको इससे पहले भी बताया मैंने, रिलेटिव पॉवर्टी की मदद से हम इनकम वगैरह के अंतर को देख पाते हैं और उसकी जांच हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछता है कि विच ऑफ दीज इज ए पुअर स्टेट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा एक गरीब राज्य है भारतीय अर्थव्यवस्था का। सबसे पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है क्या वो एक गरीब स्टेट है। दूसरा ऑप्शन है केरला, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो अवेलेबल 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से सबसे गरीब स्टेट इंडियन इकोनॉमी का कौन है, ये पूछने की बात अगर हम सवाल के जवाब को देखें तो महाराष्ट्र तुलनात्मक रूप से कम गरीब, केरला तो सबसे कम गरीबी यहाँ पर, तमिलनाडु भी कंपेयर करो तो कम, ऑप्शन नंबर डी बिहार का जो स्टेट है वो इंडियन इकोनॉमी का इन तमाम स्टेट्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा गरीब है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब आपके क्वेश्चन नंबर 14 का। तो यहाँ पर बिहार, ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में है, अगर आप लिस्ट की बात करो तो सबसे ज़्यादा गरीबी जो है वो छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है झारखंड,
तीसरे नंबर पर आता है बिहार, लेकिन क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड नहीं था ऑप्शन में, इसलिए बिहार जो हो गया वो सही जवाब हो गया आपके इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है इन 1997 लक्कड़वाला फॉर्मूला was adopted for determining। लक्कड़ वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल क्या मापने के लिए किया जाता है, ये सवाल है। ऑप्शन ए है पॉवर्टी लाइन, ऑप्शन बी है एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी है नेशनल इनकम, या फिर ऑप्शन डी है पर कैपिटा इनकम। देखिए लक्कड़ वाले 1997 में लक्कड़ वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल क्या मापने के लिए किया गया था, और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गरीबी रेखा को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 अकॉर्डिंग टू, देखो अब गरीबी रेखा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समय समय पर चेंज किया गया है, ठीक है। गरीबी के मापदंड को गरीबी रेखा से मापा जाता है और उसके क्राइटेरिया को काफ़ी हद तक समय समय पर चेंज किया गया है। कैलोरीज के बेसिस पर भी हम गरीबी रेखा को डिटरमाइन करते हैं। और सवाल हमारा अगला उसी से रिलेटेड है कि अर्बन एरियाज़ में गरीबी रेखा के अनुसार कितनी कैलोरीज कंज्यूम्ड की जानी चाहिए एक दिन में एक व्यक्ति को, जिससे कि वो गरीबी रेखा के ऊपर आएगा। तो पहला ऑप्शन 2100 कैलोरीज, दूसरा ऑप्शन 4200 कैलोरीज, तीसरा ऑप्शन 1200 कैलोरीज, या फिर चौथा ऑप्शन 2400 कैलोरीज। सबसे पहले आप जान लें गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन की क्राइटेरिया जो है वो कैलोरीज के बेसिस पे, कैलोरीज इनटेक के बेसिस पर भी मापी जाती है, और ये अर्बन और रूरल एरियाज़ में अलग अलग रखी गई है। फॉर द रूरल एरिया अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 2400 कैलोरीज का इंटेक कर रहा है या उससे अधिक, तो वो व्यक्ति जो है वो अमीर होगा, और अगर इससे कम वो इंटेक कर रहा है तो उस व्यक्ति को हम गरीबी की क्राइटेरिया में डालते हैं। अर्बन एरियाज़ में यही कैलोरीज इंटेक को 2100 रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति डेली बेसिस पर 2100 कैलोरीज से कम का कंजम्पशन करता है तो वो व्यक्ति गरीब कहलाएगा। सवाल अर्बन एरिया से जुड़ा हुआ है, इसलिए जवाब ऑप्शन नंबर ए 2100 कैलोरीज होगा। ऑप्शन ए सही जवाब आपके क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल इसी से बिल्कुल सेम टू सेम है कि अकॉर्डिंग टू द पॉवर्टी क्राइटेरिया, मैं सवाल के नंबर यहीं चेंज कर दूँ 17, अकॉर्डिंग टू द पॉवर्टी क्राइटेरिया कैलोरीज शुड बी कंज्यूम्ड इन रूरल एरियाज कितने हैं। तो अभी अभी आपको जवाब बताया था, अर्बन एरिया पूछेगा तो 21, रूरल एरिया अगर पूछता है तो 2400 कैलोरीज होगा। अच्छा आप देख रहे हो अंतर है, कम ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्बन एरियाज में लोग फिजिकली हार्डवर्क ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनका कैलोरीज इंटेक कम। रूरल एरियाज़ में लोग फिजिकली हार्डवर्क ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनका कैलोरी इंटेक ज़्यादा रखा गया है, जबकि अर्बन एरियाज़ में कंपैरेटिवली कम है, इसलिए उनका कैलोरी इंटेक भी कम रखा गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना वॉज स्टार्टेड। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो कि रूरल एरियाज़ की गरीबी को हटाने के लिए लाई गई थी, ये कब आई है? तो इसके ऑप्शंस को बताने से अच्छा है कि मैं डायरेक्टली आपको इसका आंसर बता दूं। ये आया था 1 दिसंबर 1997 को स्टार्ट किया गया था इससे, और इसके तहत रूरल एरियाज़ के साथ साथ अर्बन एरियाज़ के गरीबी के स्तर को भी घटाना उद्देश्य रखा गया था। कब? 1 दिसंबर 1997। अगला सवाल है दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना was started on। कब ये स्टार्ट किया गया था?
ठीक है। दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। ये वाला जो प्रोग्राम है ये आपका 25 सितंबर 2014 को लाया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में अगेन गरीबी और ग्रामीण क्षेत्र के विकास संबंधित काम को करने के लिए। इस तरह से आपका 90 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आपको मैंने डायरेक्टली बताया बिना ऑप्शन के, क्योंकि ये डेट्स आपको एक बार याद करने पड़ेंगे। एक लास्ट सवाल इस चैप्टर का है हमारा, विच इज़ हु इज़ रिलेटेड टू द इनइक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगेन द रिपीटेड क्वेश्चन कि इनकम की डिस्पैरिटी और उसके डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई गरीबी, तो इसका जवाब भी अब आप डायरेक्टली जानते हो, विच इज़ रिलेटिव पॉवर्टी। इन सवालों के डिस्कशन के साथ हमारा जो रूरल डेवलपमेंट का हमने फर्स्ट और सेकंड आप कह सकते हो पॉवर्टी एंड रूरल डेवलपमेंट का जो चैप्टर है और उससे जो रिलेटेड टॉपिक हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अगले क्लास में हम अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।